हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी क्लास में। हम लोगों ने जाते जाते अपना प्रतिरोध का समायोजन पढ़ा था कि जिसमें हमने कहा था कि हम लोग आके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, समांतर क्रम समायोजन क्या होता है, और मिश्रित क्रम समायोजन में हमने बताया था कि क्या होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कहा था, इसको स्किप कर देंगे क्योंकि ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ लिया है तो ये मिश्रित क्रम कर लोगे। इसका ज़्यादा पूछा कहाँ पे जाता है, ये आपको पूछा जाएगा कहाँ पे, जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वहाँ पे इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहीं पे आज के डायग्राम में पूछ दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम, श्रेणी से पता चल रहा है कि कैसा, तो कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम समायोजन, जिसको अलग लैंग्वेज में करके क्या पूछ देता है हमसे कि R = R1 + R2 + R3 का क्या कीजिए, निगमन कीजिए। या तो आपसे पूछेगा कि भैया श्रेणी क्रम समायोजन बता दो हमें पूरी डिटेल्स में, या तो कह देगा कि हमें R = R1 + R2 + R3 प्रूफ करके दिखा दो। तो दोनों लैंग्वेज में क्या है, दोनों में एक ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछने का तरीका चेंज है। क्या चेंज है, तरीका चेंज है। तो पहले क्या होता है, श्रेणी क्रम होता क्या है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस विधि में क्या कहेंगे, इस विधि में प्रतिरोधों को क्या कहेंगे, इस विधि में प्रतिरोधों को परस्पर, इस विधि में प्रतिरोधों को परस्पर इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक का धन ध्रुव दूसरे के दोनों प्रतिरोध के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। क्या कहेंगे, एक का धन ध्रुव यानी कि प्लस, दूसरे के दोनों ध्रुवों के क्या होता है, दूसरे के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। इस समायोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान, जबकि विभवांतर, हम लोगों ने विभवांतर और धारा दोनों पढ़ चुके हैं। क्या बोलेंगे, इस समायोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान, जबकि विभवांतर कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो एक बार फिर से बोलेंगे, क्या कहेंगे कि इस विधि में, क्या कहेंगे, इस विधि में प्रतिरोधों को परस्पर इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक का धन ध्रुव दोनों प्रतिरोधों के दूसरे ऋण ध्रुव के जुड़ा होता है। इस समायोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों को परस्पर क्या कहते हैं, वे प्रवाहित धारा का मान समान, जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। बस यही पॉइंट इसमें याद रखने वाला है कि धारा समान होती है और विभवांतर कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। किसमें, श्रेणी क्रम समायोजन में। अब ये क्या होता है, अब इस प्रकार इनको जोड़ते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा परिपथ है। कैसा, श्रेणी क्रम परिपथ, जिसमें क्या कहा हमने कि ये जो दिख रहा है इसका सिंबल हमने बताया था कि ये क्या होता है, ये अमीटर है। क्या है, अमीटर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। क्लियर है। ये हमारी क्या है, बताया था, ये हमारी क्या है, बैटरी है। ये क्या है, बैटरी है। ये हमारी कुंजी है, वो भी कैसी, बंद कुंजी है इस टाइम। ये इसमें प्रवाहित धारा है जिसका मान क्या होगा, समान होगा, इसी वजह से सिंगल आई जा रही है। आप क्या बोलेंगे, ये R क्या है, इसमें प्रतिरोध लगे हुए जिनके बारे में भी बात करेंगे। विभवांतर V1 V2 V3 क्या है, भिन्न भिन्न विभवांतर लगे हुए हैं इसमें। ये एक पॉइंट A है, ये दूसरा पॉइंट B है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या कहेंगे कि सर, क्या कहेंगे, माना 3 प्रतिरोध, क्या कहेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जैसा कि हमें दिखा था फिगर में कि कैसे क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनके बीच का विभवांतर कैसा होगा, भिन्न भिन्न था। तो क्या बोलेंगे, V1, V2, V3 है। और प्रत्येक में प्रवाहित धारा क्या है, I है, जो क्या है, समान है। तो अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले, मतलब हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि ओम का नियम पढ़ा था। तो ओम का नियम क्या था, V = IR। क्या पढ़ा था, V = IR।
तो R इज इक्वल टू वी आई होता है और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आर आई। क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आर आई। जैसे ही हम लोग अब आएंगे, जैसे ही हमने कंप्लीट कर लिया, अब ये जैसे ही कंप्लीट कर लिया तुरंत हम लोग क्या कहेंगे कि सर जैसे ये कंप्लीट कर लिया हमने, अब क्या बोलेंगे कि सर V इज इक्वल टू आई आर हो गया है। तो क्या कहेंगे अब कि सर V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्या कहेंगे कि सर V1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्योंकि धारा तो समान है, तुरंत क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, पहली इक्वेशन बोल देंगे। क्या कह देंगे इसको, पहली इक्वेशन बोल देंगे। सेम दूसरे के लिए कहेंगे तो दूसरे में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और इसको क्या I तो समान रहेगा, और क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी। समझ गए। फिर क्या कहेंगे हम लोग, V3 कहेंगे, और क्या कहेंगे I और कॉमा, ये क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। क्या कह देंगे, R3 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी, हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कहेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, यानी कि क्या कहेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 को क्या कह देंगे, जोड़ने पर। अब जो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इधर वाले पहले जोड़ दो तो क्या कहेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना बन जाएगा, इनको जोड़ देंगे। क्या कहेंगे, I इंटू R1 प्लस I R2 प्लस, आप क्या बोल देंगे, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, I R3। समझ गए। अब देखो यहाँ पे I दिख रहा है हर जगह, क्या कर देंगे, कॉमन खींच लेंगे इनमें से। तो नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इनमें से I कॉमन ले लेंगे। तो I जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस क्या बोल देंगे, R3 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, R3 बोल देंगे। समझ गए। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 है, क्या कहेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं कि नहीं, V लिख सकते हैं ना, यानी कि विभवांतर लिख सकते हैं, टोटल विभवांतर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। कह देंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ये। अब I है, I को एज इट इज लिख दिया, कॉमा में क्या, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब ये इनटू का V है, ये इनटू का I है, इधर लाएंगे तो अपॉन में चला जाएगा। क्या बन जाएगा, V अपॉन I बन जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना बन जाएगा। अब क्या होगा, V अपॉन I, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, क्या कहेंगे कि सर अभी पीछे पढ़ा था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, RI होता है, और R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। क्या कहेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, यानी कि इसका मतलब जहां पर हमको क्या कहेंगे, जहां पर हमको V अपॉन I दिखेगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे हम लोग R लिख सकते हैं। क्या कहेंगे,
आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें v अपॉन आई दिखा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, इसकी जगह लिख देंगे हम लोग आर, और इक्वल टू लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही क्या हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। क्या कहेंगे कि सर यही हमको प्रूफ करना था, जो हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया गया है। समझ गए। अब इसके नीचे हम लोग एक पॉइंट बना के क्या लिख देंगे, NOTE, क्या लिख देंगे, NOTE, यानी कि नोट लिख देंगे। और नोट में क्या बोलेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का मान, क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का मान क्या होता है, उनके टोटल प्रतिरोध के, क्या कहेंगे, फिर से बोलेंगे क्या, कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों, क्या जोड़े गए प्रतिरोधों का मान प्रतिरोध क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का मान प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। क्या कहेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, का मान प्रतिरोध R के योग के बराबर होता है। क्या कह देंगे कि क्या होता है, प्रतिरोधों का मान प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख गया। क्या सर R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध ही हो सकते हैं इसमें? नहीं बच्चा, R1 R2 R3 के अलावा भी हो सकते हैं, R4 भी हो सकता है, R5 भी हो सकता है, R6 भी हो सकता है। क्या कहेंगे, R4 भी हो सकता है, R5 R6, यानी कि इन्फिनिटी तक हो सकता है, जितने प्रतिरोध उस परिपथ में होंगे। तो फिर से क्या बोलेंगे कि सर देखिए, इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा कि क्या होता है, इस विधि में प्रतिरोधों को क्या कहते हैं, परस्पर इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक का धन ध्रुव दूसरे के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो, और इसमें प्रवाहित जो धारा होती है वो समान, जबकि विभवांतर कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। फिर तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि सर इसमें हम क्या करेंगे कि माना कि प्रतिरोध R1 R2 R3 है और विभवांतर V1 V2 V3 है, जैसा कि हमें दिखा R1 R2 R3 है और विभवांतर V1 V2 V3 है, दिख गया हमको। फिर क्या कहेंगे सर, धारा I है, क्योंकि धारा क्या है, हर जगह समान है। फिर क्या इसमें हम लोग लगा देंगे वोल्टेज ये होती है, यानी कि विभवांतर को नापने के लिए हम लोगों ने विभवांतर क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, और धारा को नापने के लिए हमने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। हमारी कुंजी लगी हुई है, ये रही हमारी क्या, ये हमारी लगी हुई है कुंजी। फिर क्या कहेंगे सर, एक बैटरी भी लगी हुई है, बैटरी का साइन यही था, तो बैटरी क्या कहेंगे, हाँ सर बैटरी का साइन भी ये लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब इतना कर लिया था, तुरंत हम लोगों ने क्या कल पढ़ा था, हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था। क्या कहेंगे कि सर ओम का नियम पढ़ा था, जिसमें क्या बोला था हमने कि V = क्या होता है, IR होता है। क्या बोला था, V = IR होता है। इसी की मदद से हम लोगों ने क्या किया, इसी की मदद से हम लोगों ने अपना V1 = IR1 लिख दिया, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध थे तो उनके लिए अलग अलग कनेक्शन करने थे, तो हम लोगों ने क्या V2 = IR2 कर दिया, V3 = IR3 कर दिया। फिर क्या किया हम लोगों ने, समीकरण 1 2 3 को जोड़ दिया। क्या कहेंगे, समीकरण 1 2 3 को हम लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद क्या निकला हमारा कि एक साइड को अलग जोड़ा, दूसरी साइड को अलग जोड़ा।
एक साइड को जोड़ा तो क्या मिला V1 प्लस V2 प्लस V3 और दूसरी साइड को जोड़ा तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। जब हम लोगों ने V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा तुरंत हमारे दिमाग में क्या किया, तुरंत टच किया कि क्या कह सकते हैं कि सर क्या कहेंगे कि सर हम लोग V1 प्लस V2 V3 को V भी लिख सकते हैं। क्या कहेंगे टोटल विभवांतर। क्या कहेंगे टोटल विभवांतर क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। और इधर क्या किया हम लोगों ने हर जगह से I कॉमन ले लिया। जब I कॉमन ले लिया तो क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा। फिर क्या किया हम लोगों ने, फिर यहाँ से I को हम लोगों ने V के अपॉन में पहुंचा दिया और तुरंत एक फॉर्मूला याद आ गया जो हम लोग ओम के नियम में पढ़ के आए थे कि V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है R होता है। क्या कहेंगे V अपॉन आई इज इक्वल टू R होता है। जहां V अपॉन आई बना तुरंत हम लोगों ने क्या बना दिया, तुरंत हम लोगों ने R कर दिया और तुरंत हमारा क्लियर हो गया जो हमको निगमन करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इसी के साथ हमको एक नया नोट मिल गया। क्या मिल गया कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का जो मान होता है वो टोटल प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। क्या कहेंगे टोटल प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है। तुरंत हमारा अब नेक्स्ट आता है क्या, समांतर क्रम समायोजन। क्या कहेंगे कि सर समांतर क्रम समायोजन, या जिसको हम लोग अगर दूसरी लैंग्वेज में भी पूछें तो क्या कहेंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 का निगमन कीजिए। सेम हमारे श्रेणी क्रम की तरह है, लेकिन क्या है यहाँ पे हमको कुछ अलग प्रूफ करना है, क्योंकि वहाँ पे हमको प्रूफ करना क्या था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें क्या प्रूफ है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से अभी सीख लेंगे। तो पहले क्या बोलेंगे कि सर समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं। क्या कहेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि उनके धन ध्रुव एक बिंदु पर तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। क्या कहेंगे एक का जो धन ध्रुव है वो अलग पॉइंट पे, दूसरे का जो ऋण ध्रुव है वो अलग पॉइंट पर होता है। क्लियर है। फिर क्या कहेंगे कि सर तो इस प्रकार बने क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर क्रम कहते हैं। तुरंत इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेंगे, यानी कि परिपथ होता कैसा है। क्या कहेंगे परिपथ होता कैसा है। तुरंत हम लोग क्या कहेंगे सर परिपथ ऐसा होता है कि जिसमें क्या होती है धारा बह रही होती है, ठीक है, और धारा ये कैसी बह रही होती है, असमान धारा बह रही होती है, यानी कि भिन्न भिन्न धारा इसमें प्रवाहित हो रही होती है। लेकिन इसमें विभवांतर जो होता है वो कैसा होता है, वो हर जगह समान होता है। विभवांतर हर जगह समान होता है, लेकिन धारा भिन्न भिन्न होती है। किसमें, समांतर क्रम समायोजन में। और श्रेणी क्रम समायोजन में धारा समान लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया हमको ये बता दो कि उस क्रम का नाम बताओ जिसमें धारा समान लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न हो, तुरंत क्या बोल देंगे कि हमें अभी सर ने बताया है कि ऐसा क्रम श्रेणी क्रम ही हो सकता है। अगर आपसे तुरंत पूछ दे दूसरा कोई कि वह क्रम बताओ, वह समायोजन बताओ जिसमें विभवांतर जो होता है वो समान लेकिन धारा भिन्न भिन्न हो, तुरंत क्या बोल देंगे कि हमें सर ने ये भी बताया है कि ऐसा समायोजन समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। क्या कहेंगे, ऐसा समायोजन समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। तुरंत हम अपने आएंगे, क्या कहेंगे कि सर इसमें धारा I है जो क्या है अलग अलग है, यानी कि I1 I2 I3 है, हमारा प्रतिरोध R1 R2 R3 है, और विभवांतर जो कि हर जगह सेम है, तो हर जगह के लिए क्या बोल देंगे V बोल देंगे। यहाँ पे हमारी एक कुंजी लगी हुई है जो बंद है, अमीटर लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है। क्लियर है इतना, दो पॉइंट है क्या, A और B।
इतना कॉमन है। तुरंत हम लोग क्या कहेंगे, इस समायोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न जबकि विभवांतर समान होता है, जो अभी हम लोग बोल चुके हैं। क्या कहेंगे, जो अभी हम लोग बोल चुके थे। नेक्स्ट आएगा हमारा क्या कि माना प्रतिरोध, यानी कि अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो चीजें मान के करते हैं ना, तो क्या कहेंगे माना 3 प्रतिरोध। क्या कहेंगे, माना 3 प्रतिरोध। कौन कौन से, R1 R2 R3 जो कि लिखा हुआ है परस्पर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तथा इनमें बहने वाली जो धारा है वो कैसी है, असमान यानी कि भिन्न भिन्न है। तो क्या कहेंगे I1 I2 I3 है। जबकि सिरों के विभवांतर समान है और विभवांतर समान है तो इसके लिए क्या बोल देंगे हम लोग, यहाँ पे बोल देंगे विभवांतर V क्या है, समान है। तुरंत क्या आ जाएंगे हम लोग, ओम के नियम के अनुसार। क्या कहेंगे, ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम क्या कहता है हमें कि R = V/I होता है और I = क्या बना लेंगे, V/R। अच्छा, कोई हमको ये बता सकता है कि सर वहाँ पे हम लोगों ने V = IR कर दिया था और यहाँ पे हम लोगों ने I = VR कर दिया, क्यों किया ऐसे? तो क्या कह देंगे कि सर इसलिए किया कि जो असमान होता है उसी के इक्वल में हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। उसमें क्या असमान था, विभवांतर असमान था, तो इसी वजह से क्या किया हम लोगों ने, विभवांतर में फॉर्मूला बना दिया V = IR। इसमें क्या असमान है, इसमें असमान यानी कि भिन्न भिन्न क्या है, हमारी धारा है। तो धारा के इक्वल में फॉर्मूला बना लेंगे, क्या बन जाएगा, I = V/R। I = V/R। और तुरंत हम लोग क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कहेंगे, अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या कह देंगे I = R1 हो गया। अब क्या कहेंगे, तो I1 = क्या हो जाएगा, V/R1, जो क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम लोग, I2 = V/R1, मतलब R1 क्यों, क्या बोल देंगे कि सर R2, क्योंकि सेकंड के लिए बना रहे हैं। थर्ड के लिए बनाएंगे तो क्या बोल देंगे कि V/R3, ये क्या बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन हमारी बन जाएगी। और जब ये तीनों थर्ड इक्वेशन ये सब बन जाएगी, तुरंत क्या बोल देंगे हम लोग, तुरंत क्या बोल देंगे कि सर जब इतना बन जाएगा तुरंत हम लोग बोल देंगे समीकरण एक, 2 व 3 को जोड़ने पर अब क्या कर देंगे, जब इनको हम लोग इतना जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे तुरंत लिखेंगे कि जब जोड़ रहे हैं तो एक साथ जोड़ो इनकी। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, I1, फिर क्या लिखा है I2 लिखा है, फिर क्या लिखा है I3 लिखा है, और इधर क्या लिखा है हमारा V/R1 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है V/R2 लिखा हुआ है, और प्लस करके क्या लिख देंगे V/R3 लिखा हुआ है। क्या कह देंगे, V/R3 लिखा हुआ है। जब हमारा इतना हो जाएगा तुरंत हम लोग क्या बोल देंगे कि सर I1 + I2 + I3 लिखा हुआ है, तो टोटल धारा कितनी होगी आके, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट हमारा कितना बनेगा, I बन जाएगा। तो क्या कह देंगे कि सर टोटल इलेक्ट्रिक करंट हमारा I बन जाएगा।
और इक्वल टू में क्या बन जाएगा, यहाँ से हर जगह से v जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 में r1 प्लस 1 में r2 प्लस 1 में r3 बन जाएगा। अब ये जो इंटू का v है ये जब इक्वल के इधर साइड आएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, i के नीचे पहुँच जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा कि i अपॉन में v, क्या कहते हैं i अपॉन में v बन जाएगा। क्या बन जाएगा, i अपॉन में v बन जाएगा। क्या बन जाएगा, i अपॉन में v बन जाएगा। और जब i अपॉन में v बनेगा तो इधर क्या बन जाएगा हमारा 1 अपॉन में r1 प्लस 1 अपॉन में r2 प्लस 1 अपॉन में r3 बन जाएगा। और i अपॉन v क्या होता है हमारा, i अपॉन v तो क्या कहेंगे कि सर i अपॉन v तो हमने नहीं सुना क्या होता है, क्या कहेंगे i अपॉन v तो नहीं सुना, लेकिन बेटा i अपॉन v नहीं सुना, तुरंत हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम लोग निकालेंगे i अपॉन v। तो i ये रहा i अपॉन में v, तो i अपॉन में v कितना हो जाएगा 1 अपॉन r हो जाएगा, 1 अपॉन r हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, लिख देंगे कि सर 1 अपॉन r, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 और इसको क्या बना देंगे बॉक्स में करके कह देंगे लो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्या कह देंगे, ये हमारा हो गया प्रूफ जो हमको करना था। तो क्या किया हम लोगों ने, सिंपल से ओम का नियम लिया, ओम के नियम के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे I1 बराबर v अपॉन r1, I2 बराबर v अपॉन r2, I3 बराबर v अपॉन r3 कर लिया। तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद क्या मिला हमको, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2 प्लस v अपॉन r3। I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह हम लोग I लिख सकते हैं, यहाँ हर जगह से v दिख रहा था तो इस v को कॉमन ले लिया और इसको ऐसे लिख दिया, I अपॉन v बन गया। हम लोगों ने r इक्वल टू v अपॉन I पढ़ रखा था तो ये तो व्युत्क्रम का हो जाएगा, तो I अपॉन v क्या बन जाएगा 1 अपॉन r1 बन जाएगा और बाकी को हम लोग एज इट इज लिख दिया। समझ गए, ठीक है। अब क्या कहोगे कि सर क्या इसकी जगह पे भी कोई नोट बनेगा, तो कह देंगे हाँ सर बनेगा। क्या कह देंगे, जरूर बनेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग सिंपल सा एक नोट लिखेंगे और नोट क्या होगा कि क्या कहेंगे, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध, क्या कहेंगे, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का जो योग होता है वो उनके व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्या कहेंगे, कह देंगे समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का जो योग होता है वो उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट है क्या कि किलोवाट घंटा क्या होता है। क्या कहेंगे सर, किलोवाट घंटा क्या होता है, जिसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि सर KWH, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, किलोवाट आवर। क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यहाँ विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक, क्या कहते हैं, यहाँ विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। यानी कि अगर ऊर्जा को नापते हैं ना हम लोग व्यापारिक तौर पे, तो क्या कहते हैं इसको, किलोवाट घंटा ही कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है, क्या कहेंगे, 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है
जो 1 किलो वाट शक्ति वाले, क्या कहेंगे, जो 1 किलो वाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है, क्या कहेंगे, 1 घंटे में खर्च होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी कि एक ऐसी शक्ति, यानी कि 1 किलोवाट की एक ऐसी शक्ति जो परिपथ में 1 घंटे में खर्च की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। अब बात आती है कि 1 किलोवाट घंटा क्या बनेगा, तो वाट घंटा बटे 1000, क्या कहेंगे, वाट घंटा बटे 1000। समझ गए? ठीक है। अब बात आती है कि सर अब वाट घंटा क्या होता है, यानी कि वाट आवर क्या होता है, तो उसको भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहेंगे, वाट आवर होता है कि 1 वाट की वह शक्ति जो परिपथ में 1 घंटे के लिए खर्च की जाती है। ऐसे बना सकते हो, क्या कहेंगे, वह ऊर्जा जो 1 वाट की सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट घंटा कहते हैं। क्या हो जाएगा, 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, 3600 जूल। समझ गए, 3600 जूल होती है। समझ गए, है ना? ठीक है। इसके बाद अब बात आती है कि सर विद्युत ऊर्जा की जो माप होती है, या 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, जिसमें हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छे से करेंगे रिवीजन, और सभी क्लासेस को जिन्होंने नहीं देखी है वो अपना फर्स्ट चैप्टर से सभी क्लासेस को देख लेगा, और जिन्होंने आज ही ये वीडियो पहली बार देखा है वो क्या करेंगे, कल वाली क्लास जो थी इस चैप्टर की पहली क्लास, उसको क्या कर लेंगे, उसको अच्छे से फिर से देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।